गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी सर, एक बार क्लैरिटी दीजिए फिर हम स्टार्ट करें। ठीक है, सितंबर का करंट अफेयर्स कर रहे थे, एक दो क्लासेस और लगेंगी, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग 100 क्वेश्चंस तो पार कर ही देंगे, जो 100 प्लस एमसीक्यूज होते हैं आपके इसमें। तो आगे पढ़ें उससे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 76 है। रिसेंटली इसका हाँ कहाँ गया 76। हाँ, ये क्वेश्चन आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज वाज नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर एसईओ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? इसका आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज वाज नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर SEO tourism and cultural capital for the period of 2022 to 2023। आंसर बिल्कुल सिंपल है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं, 2 से 3 बार तो आई थिंक ये आपका कवर करा चुका हूं मैं करंट अफेयर्स में। करेक्ट आंसर इज वाराणसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 ये कल डिस्कस किया था। रिसेंटली द ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, द वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिक डेटाबेस ऑन फॉसिल फ्यूल रिजर्व्स, प्रोडक्शन एंड एमिशंस। मतलब कितना, कौन सी कंट्री के पास कितना फॉसिल फ्यूल है, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना एमिट कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर की गई है। उसको कह रहे हैं ग्लोबल ग्लोबल रजिस्ट्री ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज करा है? 4 ऑप्शन है, ये कल ही क्लास में डिस्कस किया है। ये तो सर इसका आंसर आपको बताना चाहिए, बताइए। बिल्कुल सर, करेक्ट आंसर था कार्बन ट्रैकर एंड ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। कार्बन ट्रैकर एंड ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर। कल का लास्ट क्वेश्चन जो ज्यादातर लोगों ने गलत किया था, स्पर्श इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। स्पर्श इनिशिएटिव किसका है? ज्यादातर लोगों ने कल की क्लास में ये आंसर गलत किया था। बताइए सर। करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, बिल्कुल, अब आंसर सुधर गया, बहुत अच्छी बात है। करेक्ट आंसर क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था। तो 95 क्वेश्चंस तक कल हम लोग पहुंच गए थे। इसके आगे आज हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, इसके आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which of the following organizations has released the Global Wealth Report 2022?
ये रिपोर्ट का काम क्या है, ग्लोबली कितनी वेल्थ जनरेट हो चुकी है, सबकी एक एक इंडिविजुअली जोड़ के टोटल कितनी वेल्थ है, कितना पैसा है दुनिया भर में, तो उसकी रिगार्डिंग ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो ये रिपोर्ट किसने बनाई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, जेपी मोर्गन या क्रेडिट स्विस। ठीक है, इन चारों में से किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट बनाई है। देखो आपके एग्जाम्स में एक सेक्शन ये भी रहता है कि जो इंडेक्सेस आती हैं, रिपोर्ट्स आती हैं, ठीक है, इंडेक्सेस आती हैं, रैंकिंग्स आती हैं, तो ये रैंकिंग क्या रही और ये रैंकिंग और ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट रिलीज किसने करी, इनका पब्लिशर जो होता है उस पे क्वेश्चन बनना इज अ वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, तो ये करंट अफेयर्स का एक सेक्शन होता है कि ये रिपोर्ट्स, इंडेक्सेस, रैंकिंग्स, इनके पब्लिशर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। तो इसमें कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ जा रहा है, कोई वर्ल्ड बैंक की तरफ जा रहा है, इस तरह से आप लोगों के आंसर्स भटक रहे हैं। चलो करेक्ट आंसर की बात करते हैं, करेक्ट आंसर है आपका क्रेडिट स्विस। ठीक है, जरूरी नहीं है सारा काम वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करें, और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस दुनिया में। क्रेडिट स्विस ने ये ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका रिपोर्ट तैयार की है। तो इन्होंने जो टोटल वेल्थ की है, टोटल ये जानने के लिए बहुत, मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, 463.6 ट्रिलियन डॉलर, 463.6 ट्रिलियन डॉलर, ये पूरी दुनिया की वेल्थ है, पूरी दुनिया का पैसा है। ठीक है, एंड ऑफ 2021 पे इतना पैसा है। ये ऑब्वियसली बात है, अगर अब देखेंगे तो और बढ़ गया होगा, ये एंड ऑफ 2021 की बात कर रहे हैं, और ये 9.8% का इंक्रीमेंट हुआ है इसमें। ठीक है, पर पर्सन, अगर पर एडल्ट को अगर आप काउंट करोगे, पर पर्सन काउंट करोगे तो बहुत ही कम हो जाएगा। अगर पर एडल्ट यानी जो वर्किंग एज का पर्सन है, वर्किंग एज जितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करो, तो पर एडल्ट कितनी आपकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हुई है, $6800 पर एडल्ट इंक्रीज हुई है। ठीक है, और कितनी हो गई है टोटल, 87,489 एनुअल, ये आपका वेल्थ है एक एवरेज एडल्ट की। ठीक है, तो आप देख लो आप अभी एवरेज से कहां पर लोकेटेड हो। ठीक है, चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 97, which of the following states UTs have notified India's first dugong conservation reserve। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कई बार डिस्कस हो चुका है। तो जो लोग रेगुलर करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे होंगे तो वो इसका आंसर दे पाएंगे, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बन रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज नोटिफाइड इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, गुजरात, गुजरात नहीं है, इट इज गुजरात। ठीक है, ये कौन सा स्टेट है, गुजरात, एंड योर वेस्ट बंगाल। बताइए सर। देखिए अगर क्लास में मौजूद है तो आंसर्स में पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, अगर क्लास में है तो आंसर्स में पार्टिसिपेट करिए। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली बात है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये आपको कहां पर मिलेगा, एक मिनट, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु। ठीक है, डुगोंग कंजर्वेशन कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु। डुगोंग के बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, ये इट इज अ सी काउ, मतलब एक ऐसी मछली है जो समंदर में रहती है और घास फूस खाती है, इट इज हर्बीवोरस, ये दूसरी मछलियों को नहीं खाती, इसलिए डुगोंग थोड़ी सी स्पेशल है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सी काउ कहते हैं। ये बहुत आसानी से पूछ सकता है किस जानवर को सी काउ कहते हैं, तो दैट इज योर डुगोंग। इसका एक कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है कहाँ पर, तमिलनाडु में। ये हर्बीवोरस मैमल है। ठीक है, सी ग्रास जो होती है उसको खा खा के ये जिंदा रहती है और सरफेस पे आती है सांस लेने के लिए। ठीक है, लाइफ स्पेन अगर बात करें तो 70 साल और उससे भी ज्यादा ये जी लेती है, इंसानों के बराबर करीब जी लेती है, करीब करीब 30 कंट्रीज में पाई जाती है। कोई स्टेटमेंट बना के दे दे डुगोंग इज एंडेमिक टू इंडिया, यानी सिर्फ इंडिया में मिलती, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में नहीं मिलती है। इंडिया में अगर ढूंढोगे तो किधर मिलेगी, सदर्न साइड में, ये आपका जो गल्फ ऑफ मन्नार और गल्फ ऑफ कच्छ है,
इधर साइड गल्फ ऑफ मन्नार है श्रीलंका इंडिया के बीच में, और इधर गल्फ ऑफ कच्छ है, इधर पाल्क बे है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, इधर साइड आपको ये देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा डगोंग की पॉपुलेशन आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। गुड इवनिंग दुबिक जी। और इसके कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN के हिसाब से ये आती है वल्नरेबल कैटेगरी में, ठीक है, इंडेंजर्ड नहीं, वल्नरेबल है, यानी अगर इसकी पॉपुलेशन और कम होती चली गई तो फिर इसके लेने के देने पड़ जाएंगे, तो इसीलिए अभी से प्रोटेक्ट कर लो। इसीलिए जो तमिलनाडु है वो बना रहा है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, इनको कंजर्व करने के लिए। इससे पहले ये इंडेंजर्ड और फिर एक्सटिंक्ट हो, उससे पहले हमें इस पे काम कर लेना चाहिए। साइट्स के हिसाब से अपेंडिक्स 1 में आती है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के हिसाब से शेड्यूल 1 में आती है। अपेंडिक्स 1 में वो एनिमल्स होते हैं जिन पर ट्रेडिंग बैन होती है, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग इन पर नहीं की जा सकती, ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में वो स्पीशीज आती हैं जिन पे स्ट्रिक्टनेस ज्यादा रखनी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक स्पीशी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पाई जाने वाली है, इसकी पॉपुलेशन खतरे में है, तो इसको कंजर्व करने की हमें जरूरत है, ठीक है। तो दैट इज योर डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। डुगोंग से रिलेटेड कई सवाल बन सकते हैं, सी काउ वाला बन सकता है, हर्बीवोरस मैमल वाला बन सकता है, सरफेस पे आती है सांस के लिए, नॉट एंडेमिक टू इंडिया, तो इन सब में कोई भी एक सवाल आराम से इस पे बन सकता है, ठीक है। तो जो भी सवाल क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है वो सारे पॉइंट्स एक जगह आपके लिए लाके रख दिए, अब बस आपको इनको पढ़ के निश्चिंत होके चले जाना। डुगोंग से सवाल आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इससे ही आएगा। Question number 98. Recently, the central government has formed a 5-member committee to consider a legally enforceable mechanism for regulating the marketing practices of pharmaceutical firms. Who will be the chairperson of this committee? देखो, एक कमेटी बनाई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चाहती है एक लीगल फ्रेमवर्क, एक पूरा कानून तैयार हो जो इन्फोर्सेबल हो, यानी वो कंपलसरी हो मानना फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए, जो रेगुलेट करेगा उनकी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को कि किस तरह से वो अपनी दवाइयों का एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी केस क्या हुआ था, अभी डोलो के जो मैन्युफैक्चरर हैं उस पर रेड पड़ी तो पता चला डोलो ने कई डॉक्टर्स को ब्राइब दी थी, एक्स्ट्रा पैसा दिया था ताकि वो जो डॉक्टर्स हैं डोलो दवा रिकमेंड करें। अभी आपने सुना होगा डोलो काफी चली है, पैरासीटामोल इसमें होता है ना, तो बुखार के लिए काफी फेमस दवा रही है। तो इन्होंने एक्स्ट्रा पैसा डॉक्टर्स को खिलाया, गिफ्ट्स वगैरह डॉक्टर्स को दिए ताकि डॉक्टर्स अपनी प्रिस्क्रिप्शन में डोलो को ही लिखे। तो ये तो एक तरीके से सर वो ब्राइब वाली बात हो गई और अनफेयर मार्केट प्रैक्टिस हो गई। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार ने सोचा एक कमेटी बनाए, वो हमें कुछ गाइड करे, है ना, कुछ एडवाइस दे कि किस तरह से क्या मैकेनिज्म होना चाहिए ये फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग को रेगुलेट करने का, ठीक है। तो किसके लीडरशिप में ये कमेटी बन रही है, ठीक है, इस कमेटी का चेयरपर्सन कौन होगा? ताचिंग दोदुंग कह रहे हैं ए, दोबी सिरम कह रहे हैं सी, बाकी लोग बताइए। ए और सी पे तुक्का लगाया गया, बाकी लोगों का क्या कहना है? हाँ जी सर, शुरू करो बोली लगाना, किसका क्या कहना है, जल्दी बताइए। ADC, ADC, BC। वेल, करेक्ट आंसर इज BK पॉल, ठीक है। किसके अंडर में ये कमेटी बनाई गई है? BK पॉल के अंडर में ये कमेटी बनाई गई है। अभी प्रेजेंट में क्या सिस्टम चलता है, जो पब्लिसिटी और प्रमोशन होती है वो किसी रेगुलेशन के अंडर आती है क्या? देखो, अभी जो पब्लिसिटी और प्रमोशन के लिए कोड बनाया गया है जिसे कहते हैं यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, UCPMP, यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। और क्या है? इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस 2002। अभी फार्मास्यूटिकल कंपनीज की मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रेगुलेशंस हैं? एक तो ये यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस है, और दूसरा इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस 2002 है, और कुछ रेगुलेशंस आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये भी तय करता है, ठीक है। तो इनकी कुछ कुल मिला के
कुछ रेगुलेशन है उनको इन्हें फॉलो करना होता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये कोड जो है एक तरीके से वॉलंटरी है। ठीक है, ये आपका मैंडेटरी नहीं, वॉलंटरी, यानी कि ये कंपनीज को एक गाइडेंस दे दी गई कि आप इस तरह से मार्केटिंग करिए। अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता है तो उसको जेल में नहीं डाल देंगे ले जाके। ठीक है, तो ये वॉलंटरी है, एनफोर्सेबल नहीं है ये अभी तक। तो इसको लीगल बनाना है। ठीक है, और क्या हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं या क्या इसमें चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी बातें ही डिस्कस करने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। उसका नाम क्या है? वीके पॉल कमेटी। ठीक है, तो कल अगर न्यूज में आप सुन लो या एग्जाम में आ जाए वीके पॉल कमेटी किससे रिलेटेड है, तो पता होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जो मार्केटिंग है उसको रेगुलेट करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। ठीक है, उसके लिए लीगल इन्फोर्सेबल लॉज बनाए जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? यहाँ तक अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक अगर क्लियर है तो गिव मी ए थम्स अप। आ रहा है ना सर समझ में? All right, sir. Question number 99. Recently, who amongst the following became the first swimmer from Northeast India and also oldest Indian to cross the North Channel? Question number 99 है, who among the following became the first swimmer from Northeast India and also oldest Indian to cross the North Channel? पेज अद्वैत, भक्ति शर्मा, माना पटेल, एल्विस अली हजारिका। बताइए सर क्या होगा करेक्ट आंसर? First swimmer from Northeast India and also oldest Indian to cross the North Channel. हाँ जी, तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज एल्विस अली हजारिका। ठीक है, करेक्ट आंसर इज एल्विस अली हजारिका। Veteran Assamese swimmer Elvis Ali Hazarika has become the first from the northeast to cross the North Channel. नॉर्थ ईस्ट में कहाँ से? वो आसाम से। ठीक है, नॉर्थ चैनल एक्चुअली सर है कहाँ पर आपका? ये देखो, ये इधर अटलांटिक ओशन में आप जाओगे तो इधर ये आपका यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है नॉर्थ आयरलैंड। ठीक है, और एक पार्ट है स्कॉटलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम को अगर आप देखोगे तो एक तरफ है स्कॉटलैंड, एक साइड है आयरलैंड। इन दो, ये आयरलैंड का दूसरा हिस्सा नॉर्थ नदर्न आयरलैंड। ठीक है, ये यूके कंट्रोल में, ये वाला आयरलैंड अपना सेपरेट है, बट ये वाला जो आयरलैंड है नॉर्थ आयरलैंड ये यूके का पार्ट है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये वाटर बॉडी है, ये वाटर पैसेज है जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ चैनल। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इधर आयरिश सी है, इधर अटलांटिक ओशन है, इनको एक कनेक्ट करता है आपका नॉर्थ चैनल। तो किस किस के बीच में? नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में। लोकेशन ध्यान रखिएगा, हेल्प यू इन अनदर टाइम। ये देखो, ये ग्लासगो है, याद है? ग्लासगो से कुछ याद आ रहा है? कॉप 26 UNFCCC की जो मीटिंग होती है कॉप 26, वो कहाँ हुई थी? ग्लासगो में हुई थी। इस बार की इजिप्ट में हुई थी, बट पिछली बार कॉप 26 कहाँ हुई थी? ग्लासगो। ग्लासगो यही है, कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में। ठीक है, स्कॉटलैंड किसका पार्ट है? यूके का पार्ट है। ये देखो, ये एडिनबर्ग, ये कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं यूके की। वेल, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100. Kigali amendment recently seen in news is related to which of the following chemicals? किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? मीथेन,
HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मरकरी? बताइए सर, किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? हाँ जी सर बताइए। किगाली अमेंडमेंट है क्या? ये किसी एग्रीमेंट में चेंज किया गया है ना, उसी को तो हम किगाली अमेंडमेंट कह रहे हैं या फिर किगाली एग्रीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, किगाली अमेंडमेंट भी कहते हैं और किगाली एग्रीमेंट भी कहते हैं। देखो UNFCCC की जो मीटिंग्स चलती आ रही हैं, तो एक मीटिंग हुई थी आपकी 1989 में मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल साइन हुआ, तो मॉन्ट्रियल इज अ सिटी इन कनाडा। ठीक है, राजधानी नहीं है, कई लोगों को लगता है कनाडा की राजधानी, राजधानी ओटावा है। ठीक है, इटावा नहीं ओटावा। ठीक है, तो कनाडा की एक सिटी है मॉन्ट्रियल, वहां पे एक प्रोटोकॉल साइन होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1988। ठीक है, तो उसमें टाइम टू टाइम कुछ चेंजेस करे गए हैं। ठीक है, तो वो एक 8th अमेंडमेंट उसमें करा गया था इन 2016। ठीक है, 2016 किगाली is the capital of Rwanda. Rwanda is a city, sorry, is a country in Africa. अफ्रीका का एक कंट्री रुआंडा, उसकी कैपिटल है किगाली। वहां पर एक मीटिंग होती है, वहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट की जाती है इन 2016। ठीक है, ये 8th अमेंडमेंट थी। तो एक्चुअल में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किससे डील करता है? वो डील करता है सर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से। आपने पढ़ा होगा कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के जस्ट ऊपर, उसमें ओजोन गैस होती है। ठीक है, तो ओजोन हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच के ओजोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो उन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस के एमिशन को हमें रोकना है ताकि ओजोन लेयर बर्बाद ना हो। अगर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय हो गई तो वो हार्मफुल यूवी रेज हम तक पहुंचेंगी, और वो हार्मफुल यूवी रेज हमें स्किन की बहुत ही भयंकर प्रॉब्लम्स देने वाली हैं, स्किन केयर, स्किन कैंसर वगैरह वगैरह, दिस दैट, ये सब लगा रहेगा। ठीक है, तो इसी के लिए एग्रीमेंट किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके रिलेटेड है ये सर? ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड। ठीक है, कई बार डायरेक्ट ऐसी क्वेश्चंस मिलेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। तो 8th अमेंडमेंट जो करा गया था, जिसे कहते हैं किगाली अमेंडमेंट, इसमें यह कहा गया था कि जो कंट्रीज हैं उनको हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की यूज को कम करना है। ठीक है, 2045 तक अबाउट 80 to 85% तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के कंजम्पशन को कम करना है। जैसे पहले हमने ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस पाया, फ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फिर हम इनको रिप्लेस करते गए, फिर इनकी जगह यूज करने लगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। लेकिन हमें पता चला हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी ओजोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्लस साथ ही साथ ये एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस भी है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग भी करेंगे, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस का मतलब ये ऐसी गैस है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, प्लस साथ ही साथ ये क्या कर रहे हैं, आपके एटमॉस्फेयर में हीट जो सन से आ रही है और वापस रिफ्लेक्ट बैक हो की जा रही है, उसे ट्रैप कर लेंगी और अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएंगी। ठीक है, तो ये किगाली अमेंडमेंट ने कहा था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के एमिशन को, मैन्युफैक्चरिंग को हमें क्या करना है? कम करना है। ठीक है, इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ग्लोबल वार्मिंग को हम रोक पाएंगे। तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्यों हटाने सर? क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं, पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, तो ये कहाँ डिस्कस हुआ था? किगाली अमेंडमेंट में। ठीक है, इन 2016। तो कह सकते हो आप किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है?
हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। ठीक है, किगाली अमेंडमेंट सर किससे रिलेटेड है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड है। वेल, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। रिसेंटली आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना completed 4 years of its implementation. It provides health insurance cover of up to how much amount per family per year? बताइए। देखो, भारत सरकार की एक योजना है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये स्कीम क्या प्रोवाइड करती है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो पुअर फैमिलीज हैं उनको क्या प्रोवाइड करती है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो कितने अमाउंट तक ये पर फैमिली प्रोवाइड करती है? इनका ये रहता है कि कुछ अमाउंट देते हैं पर फैमिली पर ईयर फिक्स, कि वो फैमिली मैक्सिमम इतना अमाउंट यूज कर सकती है। बताइए सर। आसान सवाल है, कई बार ये हम पढ़ चुके हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख का अमाउंट इन्होंने फिक्स कर रखा है। 2018 में भारत सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च की थी। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये। ठीक है, पूरी तरह से सरकार इसको फाइनेंस करती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसको फाइनेंस करती हैं। और ये किस तरह की बीमारी? देखो, बीमारी 3 तरह की होती है। एक होती है प्राइमरी केयर, एक होती है सेकेंडरी केयर, एक होती है आपकी टर्शरी। प्राइमरी केयर जैसे आपकी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बने होते हैं जगह जगह पर आपके शहर में, तो जैसे मान लो आपको फीवर है ना, आपको मान लो कफ है, तो जो बेसिक बीमारियां होती हैं उन्हें हम प्राइमरी में कंसीडर करते हैं। फिर ऐसी बीमारियां जो थोड़ा सा एक स्टेप आगे ले लो, ठीक है, उनके लिए एक आपको हॉस्पिटल जाना पड़े प्रॉपर, तो वो कवर होती हैं आपकी सेकेंडरी केयर में। और ऐसी बीमारी जिनमें सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत हो, ठीक है, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूमर्स हो गए, ये हो गए, इसमें आपको क्या चाहिए? सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए, वो कवर होती है टर्शरी केयर में। तो ये प्राइमरी केयर को कवर नहीं करती, क्योंकि उसके लिए सरकार ने ऑलरेडी, आपने देखा होगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रखे हैं। तो प्राइमरी केयर आप अपनी वहां करवा सकते हैं। आप किसी भी शहर में चले हैं, वहां पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपको मिल ही जाएगा। सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, टर्शरी हेल्थ सेंटर हर जगह नहीं मिलते हैं, तो इनके लिए सरकार आपको हर साल पूरी पूरी फैमिली के लिए 5 लाख का अमाउंट इंश्योर करती है। ठीक है, आप इसकी जो सर्विस है कैशलेस पेपरलेस एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए एक हेल्थ कार्ड सरकार बना के देती है। हो सकता है आने वाले दिनों में वो हेल्थ कार्ड खत्म करके डायरेक्ट आधार कार्ड से आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी परेशानी, जैसे आपकी सर्जरी हो, मेडिकल डे केयर ट्रीटमेंट हो, मेडिसिन की कॉस्ट हो, डायग्नोस्टिक्स हो, है ना, ये सारे आपके इसमें इंक्लूडेड होंगे। ये स्कीम हेल्थ इंश्योरेंस क्या सर सभी के लिए? सबके लिए नहीं है। 2011 में सेंसस के टाइम एक डेटा सरकार ने इकट्ठा किया था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा। ठीक है, तो इस डेटा में जो जो लोग आते हैं या जो फैमिलीज आती हैं उनको ये हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किए जाएंगे और किए गए हैं। नेक्स्ट, फंडिंग कैसे होती है? अगर देखो नॉर्मल स्टेट है, ठीक है, या बड़ा स्टेट है, तो उनकी फंडिंग होती है 60:40 रेशियो में, यानी 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी। या फिर ऐसी यूटीज हैं लाइक जैसे दिल्ली है, ठीक है, उनको, या पुडुचेरी है, ऐसी यूटीज यूनियन टेरिटरीज जिनमें लेजिस्लेचर है, जिनमें मुख्यमंत्री बैठता है, उनका भी 60:40 रेशियो रहेगा। बाकी जो हिली कैटेगरी स्टेट्स हैं, हिल कैटेगरी स्टेट्स, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, जम्मू कश्मीर आई थिंक अभी इंक्लूड हुआ है या नहीं हुआ है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर इज नॉट ए स्टेट, है ना। अभी तक तो जम्मू कश्मीर जब तक स्टेट रहा था तब तक तो इस रेशियो में आता था, लेकिन अब शायद चेंज हो गया। ठीक है, इसका देखना पड़ेगा। बाकी जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, तो इसमें 90:10 के रेशियो में मिलेगा। और कुछ ऐसी यूटीज जहां पर आपका कोई क्या कहते हैं लेजिस्लेचर नहीं है, जैसे आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो वहां पर तो 100% सेंट्रल फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो वही जो जनरल रहता है, नॉर्मल स्टेट में 60:40 और हिल कैटेगरी स्टेट को 90:10 के रेशियो में फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नोडल एजेंसी कौन है इसकी? इसमें देखो सबसे नीचे आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, उसके ऊपर स्टेट लेवल पे एक स्टेट हेल्थ एजेंसी
होती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे इसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट की हेल्थ एजेंसीज होंगी, उनको कंट्रोल करने के लिए एक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये पूरा प्रोग्राम आपका इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम कौन इम्प्लीमेंट करता है? आपका नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? हाँ जी सर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, बताइए। तो हम लोग सर 100+ क्वेश्चंस अचीव कर चुके हैं सितंबर में, बहुत जल्दी इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? All right, moving to the next question, question number 102. According to the recently released sample registration system statistical report 2020, what is India's under 5 mortality rate per 1000 live births in India? देखो जो जैसे हमारा सेंसस आता है इसी तरह से रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक पोस्ट होती है, वो क्या करते हैं जो सर्वे और डेटा निकालते हैं कंट्री के लिए, तो उन्होंने एक डेटा निकाला है, ठीक है। तो उसे कहते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो उसकी रिपोर्ट आई है, उसके तहत इंडिया की मोर्टेलिटी रेट पहले से बेहतर हुई है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट मतलब पर 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं, तो अप टू द एज ऑफ 5 कितने लोगों की, कितने बच्चों की डेथ हो रही है उनमें से, ठीक है। मोर्टेलिटी मतलब डेथ। तो पर 1000 बच्चे, हर जो 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनमें से कितने बच्चों की अंडर द एज ऑफ 5 डेथ हो रही है, उसको काउंट करेंगे हम लोग अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट में, ठीक है। तो अभी हमारा 2020 में अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या रहा है एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2020? बताइए। तुक्का लगाइए, नहीं पता तो कुछ तो रेस्पॉन्स दीजिए सर। हाँ जी सर, क्या होगा आंसर? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज 32। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट अभी हमारा कितना है, यानी पर 1000 में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है? 32 बच्चों की। और ये पहले से डेटा इंप्रूव हुआ है, पहले और ज्यादा बच्चों की होती थी, अभी ये डेथ कम हुई है, ठीक है। तो एसआरएस का एक डेमोग्राफिक सर्वे है, ठीक है, जिससे मोर्टेलिटी रेट, बर्थ रेट, डेथ रेट, अदर फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स नेशनल सब नेशनल लेवल्स पे हमें पता चलते रहते हैं, ठीक है। तो 1964 में पायलट बेसिस पे स्टार्ट करा था रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने, फिर बाद में 1969 से ये फुली ऑपरेशनल हो गया, ठीक है। देखो भले तुक्का लगाओ वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार जब आपको आंसर पता चल गया तो कोशिश करो अगली बार उसे गलत नहीं करना है ना, इसी के लिए नोट्स अपने साथ साथ इसके बनाते चलना है। क्वेश्चन नंबर 103, 2020 विमेंस एशिया कप, ये विल भी नहीं, अब ये हो चुका ऑलरेडी, ठीक है। वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई। ये विमेंस एशिया कप कहाँ हुआ था और किसने जीता? बताइए सर जल्दी से। कहाँ हुआ था और किसने इसको जीता? हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर डी नहीं है, बांग्लादेश है, ठीक है। फाइनल इंडिया श्रीलंका के बीच में हुआ था
खुशी की बात है, इंडिया ने श्रीलंका को हराया 8 विकेट से और ये वर्ल्ड कप जीता। और ये आपका हुआ था सिलहेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सिलहेट यानी बांग्लादेश में। ठीक है, ये आपका इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ? इट वाज ऑर्गेनाइज इन बांग्लादेश। While moving to the next question, question number 104, which of the following countries will host the BRICS chairmanship in 2023? South Africa, Brazil, Russia, India। ठीक है, 2023 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप किसके पास आने वाली है? ब्रिक्स क्या है, क्या काम करता है, अभी सब हम पढ़ेंगे। अभी पहले इसका आंसर दीजिए। ब्रिक्स की चेयरमैनशिप 2023 में किसके पास आने वाली है? अरे सभी की इंडिया के पास नहीं आ जाएगी, हमारे पास एससीओ की आने वाली है। और चलो मैंने इतना तो बता दिया, इंडिया नहीं है इसका आंसर। तो अब तो 3 ऑप्शन बचे चेल्सा जी आपके पास, अब तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई सही होने की। तो इसकी हमारे पास 23 में G20 की आने वाली है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की आने वाली है। ठीक है, 23 में ब्रिक्स की चेयरमैनशिप कौन लेके जा रहा है? हाँ जी, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज सेइंग साउथ अफ्रीका। वेल, करेक्ट आंसर इज साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करने वाली इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज है। जैसे इसमें कौन कौन है? ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका। ये 5 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। अगर इसको ग्लोबली देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन का 41% ये ऑर्गेनाइजेशन कवर करती है, ये ग्रुपिंग। वर्ल्ड का 24% जीडीपी ये ग्रुपिंग कवर करती है। वर्ल्ड ट्रेड का 16% शेयर ये जीडीपी कवर करती है। तो अपने आप में एक रिमार्केबल डेटा है ये इन ग्रुपिंग्स का। ठीक है, तो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन इंजन्स रहे हैं ये कंट्रीज। इसीलिए ये एक्चुअली 2001 में इकोनॉमिस्ट थे जिमोनेल और गोल्डमैन सैक्स के, उन्होंने इन 5 कंट्रीज को उठाया। ठीक है, तो वहां से उन्होंने एक्रोनिम दिया था ब्रिक्स। उन्होंने इन 5 कंट्रीज की इकोनॉमी को स्टडी किया और देखा कि दुनिया ग्लोबल लेवल पे ये कंट्रीज की इकोनॉमी इमर्ज हो रही है। ठीक है, इसीलिए देखो इसमें से 2 कंट्रीज तो ऐसी हैं, रशिया और चाइना, जिनके पास यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप है। किसके पास नहीं है? ब्राजील के पास नहीं है, इंडिया के पास नहीं है, साउथ अफ्रीका के पास नहीं है। तो ये 3 कंट्रीज भी इकोनॉमिकली ग्लोबल लेवल पे इमर्ज हो रही हैं। तो इनकी भी डिमांड है कि हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी एक परमानेंट सीट मिले। तो ये ब्रिक्स भी इसमें कुछ हेल्प करता है ग्रुपिंग करने में। नेक्स्ट, अगर हम इवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स देखें तो 2006 में, इन 2006 जो ब्रिक के लीडर है, पहले साउथ अफ्रीका इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ 4 कंट्रीज से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। पहली बार ये लोग मिले थे रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में। उस टाइम हाल ही फिलहाल में G8 समिट हुआ था। ठीक है, तो G8 समिट के जस्ट बाद आप ये देखोगे ब्रिक के लीडर्स आपस में मिलते हैं। तो मिलने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक ग्रुपिंग बनाते हैं जिसका नाम रखेंगे ब्रिक। ठीक है, फिर उसके बाद कई मीटिंग्स होती रही। पहली समिट ऑर्गेनाइज हुई थी 2009 में। ठीक है, तो 2006 में डिस्कस हो रहा है मीटिंग ऐसी ग्रुपिंग बनाने का, और पहली ब्रिक समिट होती है आपकी रशिया में 2009 में। फिर बाद में इसको 2010 में आपका साउथ अफ्रीका भी ज्वाइन करेगा, फुल मेंबर बन जाएगा साउथ अफ्रीका। फिर इसका नाम बदल के 2010 में हो जाएगा ब्रिक्स। तो जो सेकंड जो समिट हुई थी उसमें साउथ अफ्रीका को मेंबर बनाया, और जो थर्ड समिट हुई थी चाइना में, वहां पर साउथ अफ्रीका ने भी एज ए मेंबर इस ग्रुपिंग को अटेंड किया था। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका कंप्लीटली अटेंड किया था 2011 में, मेंबर बना था 2010 में, इनकी पहली मीटिंग हुई थी 2009 में। ठीक है, 6 में मिले, 9 में बने। ठीक है, 2010 में आपका इसमें रशिया ने साउथ अफ्रीका ने एज ए मेंबर पार्टिसिपेट किया। वेट ए मिनट, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 103 हो गया था, आई थिंक 104। हाँ, तो इवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स हमने देख लिया। इसके बाद एक बैंक है जो इन कंट्रीज ने मिलकर बनाई। ब्रिक्स ने एक बैंक बनाई, नेशनल डेवलपमेंट न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो बैंक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ब्रिक्स में क्या है, एज सच कोई इनका हेडक्वार्टर या सेक्रेटेरिएट नहीं है, ये बस हर साल मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, खत्म करते हैं। एक एक बार एक एक कंट्री में मीटिंग होती है, जस्ट दैट्स इट।
ठीक है, पहली मीटिंग रशिया में हुई थी, ठीक है, थर्ड मीटिंग इसकी चाइना में हुई थी। तो ऑब्वियसली बात है सेकंड कहाँ हुई होगी, ब्राजील या इंडिया में कहीं हुई होगी। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया इन पांचों कंट्रीज ने मिलके, जो फोर्थ इनकी समिट हुई थी ना 2012 में, ठीक है। थर्ड समिट याद करो 2011 में हुई थी, साउथ अफ्रीका मेंबर बन चुका था तब तक। 2012 में ये लोग मिलते हैं और कहते हैं हम लोग एक ऐसी बैंक बनाते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है पूरी दुनिया में लोन बांटती फिरती है, इसी तरह से हम भी एक बैंक बनाते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करना, हमारी आपस में कंट्रीज को फंड की जरूरत पड़ेगी, हम सब अपने शेयर्स को यहाँ पर लगाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, और हमारी कंट्रीज को या दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं उन्हें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी, तो वो उस बैंक से लोन ले पाएंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक एक तर्ज पे एक बैंक क्रिएट कर दी गई, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे, ये चाइना के शंघाई में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, ठीक है। तो वहां जाके इस बैंक को एस्टेब्लिश कर दिया। एक डिक्लेरेशन साइन किया था, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, किसी दवाई का नाम लगता है लेकिन नाम ध्यान रखना है ना, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। तो 2014 की जो मीटिंग थी, तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए वहां पर एग्रीमेंट साइन हुआ। जो सोचो आपकी फोर्थ मीटिंग थी है ना 2012 में, उस टाइम सिर्फ बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ करेंगे, करा नहीं है अभी। करा कब है, करा है जब सिक्स मीटिंग हुई थी 2014 में, तो उसके टाइम एक फोर्टालेजा डिक्लेरेशन साइन किया और वहां पर उन्होंने एक न्यू डेवलपमेंट बैंक को एस्टैब्लिश किया, ठीक है। 2016 से फुली ऑपरेशनल हो गई। और सबसे बड़ी बात, एनडीबी में किस कंट्री का कितना परसेंट शेयर है, 5 कंट्रीज हैं, बराबर का शेयर है, हर किसी का कितना शेयर है, 20% शेयर। ये जनरली लोगों को नहीं पता होता, तो ये आप ध्यान रखिएगा, पांचों कंट्री का इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर है, 20% इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब ग्लोबल लेवल पे अगर आप बैंक खोलते हो तो ऑब्वियसली बात है, और जिसमें आपका इन्फ्लुएंस अच्छा हो, तो एज ए ग्लोबल लीडर आप अच्छे इमर्ज करके आते हो, ठीक है। कल छोटी मोटी अफ्रीका की कंट्रीज आएंगी, हमसे लोन ले जाएंगी, ठीक है, तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी, वो भी कहेंगे जनाब। तो ये सब बस रहता है। अभी 2022 में 14th मीटिंग हुई थी। इस टाइम चेयरमैनशिप किसके हाथ में, चाइना के हाथ में, ठीक है। वर्चुअल फॉर्मेट में पूरी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई। तो हमने बात करी थी काउंटर टेररिज्म, ट्रेड, हेल्थ, ट्रेडिशनल मेडिसिन, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एग्रीकल्चर, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग, इन सारी चीजों पे हमने बात करी थी, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक में बात हुई थी। अब जो नेक्स्ट समिट है 2023 की, वो कहाँ होने जा रही है सर आपका, वो होने जा रही है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो 14 समिट कहाँ हुई थी, चाइना में हुई थी। अब जो इसकी 15th समिट है वो कहाँ होगी सर, साउथ अफ्रीका में होगी, ठीक है सर। दैट क्लियर। चलिए, इसके बाद अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। बाकी क्वेश्चन नंबर 105 आंसर कीजिए, ठीक है। इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 105। तो इंडियन आर्मी और डिफेंस जियो इन्फॉर्मिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, इन दोनों ने मिलकर इंडिया का पहला एवलांच मॉनिटरिंग रडार बनाया। एवलांच का मतलब क्या होता है, देखो एवलांच का मतलब होता है जो स्नो स्लाइड होती है ना, जैसे मान लो ये बर्फ का पहाड़ है, अचानक से बर्फ यहाँ गिरना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अचानक से बर्फ गिरना स्टार्ट हो गई तो उसे क्या कहते हैं, एवलांच कहते हैं, ठीक है। तो ये एवलांच को मॉनिटर करने के लिए एक रडार सिस्टम लगाया है, किसने लगाया है, इंडियन आर्मी एंड डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने। तो किस स्टेट या यूटी में लगाया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। हाँ जी सर, करेक्ट आंसर बताइए, किस स्टेट या यूटी में ये एवलांच मॉनिटरिंग रडार लगाया गया। तो भैया इसका करेक्ट आंसर इज सिक्किम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर इज सिक्किम। इज दैट क्लियर, करेक्ट आंसर क्या है सर, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 106, recently which of the following countries has changed the name of its
कैपिटल फ्रॉम नूर सुल्तान टू अस्ताना। ठीक है, नूर सुल्तान, अब एक देश है उसकी कैपिटल अभी नूर सुल्तान कर दी गई थी, पहले नाम अस्ताना ही था, बाद में अभी 3 साल पहले चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया था, अब वापस से सर नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नूर सुल्तान कर दिया है। तो आपको सिंपली बताना है कंट्री का नाम क्या है। हाँ जी सर, कंट्री का नाम बताइए। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। वेल कंट्री का नाम है कजाकिस्तान। अभी कजाकिस्तान न्यूज में था, आपने सुना होगा, काफी सिविल मतलब काफी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे कजाकिस्तान में। देखो तो कजाकिस्तान में क्या है, अभी जो कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट है वो है तोकायेव। ठीक है, और इससे पहले जो उनके प्रेसिडेंट थे उनका नाम था नूर सुल्तान नजरबायेव। तो नूर सुल्तान इनके पुराने प्रेसिडेंट थे, नूर सुल्तान पुराने प्रेसिडेंट थे। नूर सुल्तान इनके ऐसे प्रेसिडेंट थे कि ये यूएसएसआर के टाइम से यहाँ के लीडर बने हुए थे कजाकिस्तान के, और जब यूएसएसआर से आज़ादी भी मिली, कजाकिस्तान को एक नया देश भी बना, तब भी ये इसके प्रेसिडेंट रहे नूर सुल्तान, करीब करीब 3 साल रूल करा है। लेकिन ये क्या है, अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, मतलब प्रेसिडेंसी तो हट गए थे, प्रेसिडेंटशिप उन्होंने छोड़ दी थी, वो किसे दे दी थी, कासिम साहब को दे दी थी, तो कासिम साहब अब प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन मुद्दा क्या था कि जो रूलिंग पार्टी थी उसके हेड अभी भी ये बने हुए थे, जो इनकी पार्टी थी उसके हेड ये अभी भी बने हुए थे, सिक्योरिटी काउंसिल के भी हेड अभी तक यही बने हुए थे। तो जनता बड़ा परेशान थी, कासिम साहब बड़ी इज्जत करते थे इनकी, उन्होंने इन्हीं के नाम पे कैपिटल का नाम रख दिया, नूर सुल्तान, अस्ताना चेंज करके। तो लोग बड़ा परेशान थे, उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, एक आदमी है जो पावर छोड़ना ही नहीं चाह रहा है, पहले प्रेसिडेंट रहा इतने साल, अब प्रेसिडेंटशिप से हटा तो पार्टी का हेड बना रहा है, अभी सिक्योरिटी काउंसिल ये बंदा नहीं छोड़ रहा है। तो लोगों ने काफी सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट करे, काफी वायलेंस वगैरह हुआ, रशिया ने अपनी फोर्सेस भी भेजी मामले को शांत करने के लिए। तो ये सारी जब बातें हो गई तो कासिम साहब ने कहा ठीक है, हम जो चेंजेस हैं उन्हें वापस लेते हैं, है ना। कई और भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस है जो कासिम साहब ने किए थे, तो उस पर भी जनता एजिटेट हो गई थी, परेशान थी, तो कासिम साहब ने कहा ठीक है, जो चेंजेस हमने लिए हम वापस लेते हैं और बेटर तरीके से उसको इम्प्रूव करेंगे। उसी चेंज में एक चेंज ये भी करा गया है कि देखो, जो कैपिटल का नाम नूर सुल्तान कर दिया गया था उसे वापस से चेंज करके क्या कर दो, अस्ताना कर दो। ठीक है, तो ये पूरी इनकी कहानी थी। तो अभी फाइनली वापस कजाकिस्तान की कैपिटल क्या हो गई, अस्ताना। तो अभी जो लोग नूर सुल्तान बेचारे बड़ी मेहनत से याद किए थे, अब वो वापस से कजाकिस्तान की कैपिटल याद कर लें, अस्ताना। ठीक है, एग्जामिनर हो सकता है यही पूछ ले डायरेक्ट, क्योंकि कैपिटल्स कभी कभी पूछ लेते हैं, और कजाकिस्तान से बढ़िया कैपिटल क्या रहेगी पूछने को, कंफ्यूज कर देगा वो आपको। ठीक है, तो पता होनी चाहिए कैपिटल क्या हो गई, अस्ताना। चलिए सर, तो यहाँ तक कोई डाउट है, अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। तो देखिए, अगर यहाँ तक लेक्चर अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए, है ना। तो यहीं तक आज हम डिस्कस करेंगे, इसके आगे की कहानी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं सर फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।